प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस ये भी एक खनिजों के निर्माण की एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में जो रॉक्स हैं वे रॉक्स किस प्रकार से नष्ट होती हैं, टूटती फूटती हैं, विखंडित होती हैं, अपघटित होती हैं और कालांतर में आगे चलकर काफी समय बाद इनसे किस प्रकार नए खनिजों का निर्माण होता है उसकी बात हम आज करेंगे। इस प्रोसेस से जो आपका ये वेदरिंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपके 3-4 प्रोसेस लिंक हैं, प्रक्रम लिंक हैं, जिनमें है आपका रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस यानी अवशिष्ट सांद्रण प्रक्रम, फिर है मैकेनिकल कंसंट्रेशन प्रोसेस यानी यांत्रिक या बलकृत सांद्रण प्रक्रम, हम उसको प्लेसर डिपॉजिट्स भी कहते हैं, प्लेसर निक्षेप भी कहते हैं वो, और एक सेडिमेंटेशन प्रोसेस या अवसादन प्रक्रम। तो ये जो वेदरिंग प्रोसेस है या अपक्षय, इसको हिंदी में कहते हैं अपक्षय, अपक्षय प्रक्रम जो है वो, जैसा भी मैंने बताया, रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस, मैकेनिकल कंसंट्रेशन प्रोसेस या प्लेसर डिपॉजिट्स और सेडिमेंटेशन प्रोसेस, इनका एक बेस है, इनका आधार है। तो ये जो वेदरिंग प्रोसेस है जिसको आप अपक्षय कह रहे हैं, इसमें रॉक्स जो पहले से बनी हुई रॉक्स हैं वे डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज होती हैं, यानी उनका विखंडन और उनका अपघटन होता है। इस प्रोसेस में डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन, हिंदी में इसको कहते हैं विखंडन, विखंडन, और इसको कहते हैं अपघटन, विघटन, विखंडन, या इसको हम विघटन भी कहते हैं, विघटन भी कहलाता है। तो जब विघटन और अपघटन यानी डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन होगा रॉक्स का, तो वो प्रोसेस जो है वो वेदरिंग कहलाएगी। डिसइंटीग्रेशन यानी विखंडन, विखंडन का मतलब है चट्टानों का टूटना, बिखरना, और डिकम्पोजिशन का मतलब है कि उसमें किसी तरह की रासायनिक क्रियाएं होकर उनका अपघटित हो जाना। तो जब विखंडन की क्रिया होगी उसमें उसके रासायनिक गुणों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब डिकम्पोजिशन होगा यानी अपघटन होगा तो उसमें उसके रासायनिक गुण उसके प्रभावित हो सकते हैं। और वेदरिंग प्रोसेस में उनका सिर्फ डिकम्पोज और डिसइंटीग्रेट होना ही होता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवाहित जो है वो नहीं होगी। और ये जो वेदरिंग है वो 3-4 प्रकारों से होता है, कई सारे फैक्टर उस पर लगते हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं अभी। इसके टाइप्स एंड फैक्टर्स हैं, जैसे मैकेनिकल वेदरिंग, इसको यांत्रिक अपक्षय, उसी एक है केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय, और एक है बायोजेनिक वेदरिंग या जैविकीय अपक्षय। मैकेनिकल वेदरिंग की जब हम बात करेंगे उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर का क्या रोल है,
सर्दी और गर्मी में जो वेरिएशन है उसका क्या रोल है, जो रेन वाटर है और टेम्परेचर है उसका क्या रोल है, यदि चट्टानों में से प्रेशर कम हो जाए तो कैसे होगा मैकेनिकल वेदरिंग, उसी तरह से लैंड स्लाइडिंग यदि होती है उससे कैसे वेदरिंग होता है। केमिकल वेदरिंग में आप वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ेंगे। वाटर यानी हाइड्रेशन, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बोनेशन किस प्रकार का है। और बायोजेनिक वेदरिंग में आप देखेंगे कि प्लांट के द्वारा भी होता है, एनिमल्स के द्वारा भी होता है और ह्यूमंस भी करते हैं। पौधे भी करते हैं, वनस्पतियां भी करती हैं बायोजेनिक वेदरिंग, प्राणी भी करते हैं और मनुष्य जो है ह्यूमन वो भी करता है। तो इन सब चीज़ों की हम ब्रीफ डिस्क्राइब करने का इन सबको हम कोशिश करेंगे डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन को देखते हुए इसके टाइप्स और फैक्टर्स क्या हैं वेदरिंग के। तो वेदरिंग के लिए सबसे पहले जैसा कि अभी अपन ने बात की कि रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस यानी अवशिष्ट सांद्रण, मैकेनिकल कंसंट्रेशन यानी बलकृत सांद्रण, उसको प्लेसर डिकम्पोजिशन कह रहे हैं वो, और सेडिमेंटेशन यानी अवसादन प्रोसेस जो है वो उसका ये वेदरिंग एक आधार बनाता है, बेस है इन सभी प्रोसेस का। और वेदरिंग की क्रिया में खनिजों का विघटन, अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन, जलयोजन, अपघटन और सॉल्यूशन इत्यादि को शामिल किया जाता है। यानी कि ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, आपका कार्बोनेशन, आपका सॉल्यूशन, डिकम्पोजिशन, डिसइंटीग्रेशन, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। अपघटन की क्रिया में या डिकम्पोजिशन की क्रिया में नए खनिजों का निर्माण होता है, जबकि डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन में ऐसा नहीं होता। डिकम्पोजिशन क्रिया सामान्यतः अपने सर्वाधिक प्रभाव गर्म एवं नम यानी कि वार्म एंड ह्यूमिड जलवायु वाले क्षेत्रों में दिखाती है। कुछ पौधे और जो प्राणी यानी कि बैक्टीरिया वगैरह हैं वो डिकम्पोजिशन में भी सहायक होते हैं। और डिसइंटीग्रेशन की क्रिया जो है वो ड्राई क्लाइमेट वाले रीजन्स में अपना पूरा इफेक्ट दिखाती है। क्यों? क्योंकि इन एरियाज में डे और नाइट का जो टेम्परेचर है उसमें बहुत अधिक वेरिएशन होता है, बहुत अधिक अंतर होता है। फिर निक्षेपों के, इस प्रकार के निक्षेपों के निर्माण में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बैक्टीरिया, टेम्परेचर, बेस, प्लांट्स इत्यादि जो है वो मुख्य रूप से इसके कारक होते हैं। हमने अभी बात की कि 3 तरह का अपक्षय जो है वो होता है। इसमें थोड़ी सी हम बात करें सबसे पहले मैकेनिकल वेदरिंग की या यांत्रिक, इसको आप यांत्रिक अपक्षय भी कहते हैं, यांत्रिक अपक्षय की। इस यांत्रिक अपक्षय में सबसे पहले आप कह रहे हैं कि वेरिएशन इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। देखिए क्या होता है, दिन और रात के तापमान में अंतर होता है। दिन का जो तापमान है वो अधिक होता है और रात में तापमान कम होता है। तो इस प्रकार दिन और रात के तापमान में अंतर होने की वजह से दिन में तो खनिज गर्म रहते हैं उन चट्टानों के, रात को ठंडे होते हैं, जिससे वे धीरे धीरे चटकने लगते हैं और उनमें से खनिजों का टूटना प्रारंभ हो जाता है। उसी तरह से फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रॉस्ट एक्शन इसको हिंदी में कहते हैं तुषारापात। अब जैसे देखिए ये जैसे रात को सर्दी पड़ेगी, ठंड होती है और दिन में गर्मी होती है, या यदि मान लीजिए बारिश का टाइम है और शैलों की संरचनाओं में जैसे मान लीजिए कोई क्रैक है, कोई ओपन स्पेस है, कोई खाली जगह है, किसी प्रकार की कोई दरार है, उसमें पानी भरता है। रात को टेम्परेचर कम होने से जैसे वो पानी आइस में कन्वर्टेड हो जाता है और फिर जब दिन होती है तो वो वापस
पानी में टेम्परेचर अधिक होने से वो पानी में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार आइस बनना और पानी बनना, ये जो प्रोसेस है, इससे वॉल्यूम में, आयतन में बहुत फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से वो जो क्रैक्स हैं, वो जो दीवारें हैं, वे प्रसारित होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे वो रॉक्स को विखंडित कर देती है, वो तोड़ देती है, यानी कि वे अपक्षय का काम करती हैं। तो इसको आप फ्रॉस्ट एक्शन या तुषारपात समझ सकते हो। रेन वाटर एंड टेम्परेचर, वर्षा का पानी और तापमान। दिन के समय चट्टानें गर्म होती हैं और उस समय यदि बारिश हो, अचानक गर्म से जब ठंडा पानी जब उसकी सरफेस पे, रॉक के सरफेस पे पड़ेगा, तो उससे भी चट्टानें चटक जाती हैं और धीरे धीरे वे विखंडित हो जाती हैं। फिर रिलीजिंग प्रेशर, ऊपर की सतह की जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, वे जब विखंडित हो जाती हैं तो नीचे की चट्टानों से उनका दबाव, उनके भार से जो दबाव है वो हट जाता है, कम हो जाता है। ऐसा होने से दबाव यदि कम होती हैं तो वो वे जो चट्टानें हैं, जो नीचे की दबी हुई चट्टानें हैं, वे थोड़ा प्रसारित होने का प्रयास करती हैं, फैलने का प्रयास करती हैं और इस प्रयास में वे जगह जगह से उनमें क्रैक्स उत्पन्न हो जाती हैं, वे चटक जाती हैं, वे टूटने लगती हैं। फिर उसके साथ ही आप इसमें कह सकते हैं कि इन जो रॉक्स हैं, जो हिली टेरन है ये चट्टानों की, उनमें स्लोप यानी उनकी ढाल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि जब उन क्रैक्स के सहारे ये चट्टानें जब टूटती हैं, उनके खनिज जब उसमें से मुक्त होते हैं, तो वो उन ढालों से होते हुए, उन स्लोप से होते हुए नीचे सरक जाती हैं, टकती रहती हैं। फिर उसी तरह से लैंडस्लाइड, जब भी लैंडस्लाइडिंग होगी, उससे चट्टानों के बड़े बड़े जो ब्लॉक्स हैं, टुकड़े हैं, वो टूट के ढालों से होते हुए और नीचे की तरफ वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार से मैकेनिकल वेदरिंग की जब हम बात करेंगे, उसमें हम इतने सारे बिंदुओं को समाहित कर सकते हैं। उसी तरह से आपका दूसरा है केमिकल वेदरिंग, यानी रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में आप उसका हाइड्रेशन यानी कि जलयोजन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, फिर है कार्बनीकरण यानी कार्बोनाइजेशन, एसिड का क्या रोल रहता है, तो इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे, यानी कि वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, इन सब की हम बात करेंगे। तो जैसे हम जल की बात करें, वाटर की, तो वाटर क्या रोल प्ले करेगा केमिकल वेदरिंग में, तो डिकम्पोजिशन में जल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जल सबसे प्रबल कारक है, सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर पानी है, ये निम्नलिखित काम करता है। ये सॉल्यूशन बनाता है, ये ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन का काम करता है, ये डिपोजिशन का काम करता है यानी निक्षेप का निर्माण करता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड आदि का जल में विलयन बनाकर उन्हें उन एरिया तक ले जाता है जहां वे शैलों पर अपना इफेक्ट या रॉक्स पर अपना इफेक्ट डाल सके। हॉट रॉक का डिकम्पोजिशन करता है और रॉक्स चेंज होने में उसके भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों को भी ये नियंत्रण करता है। जो पीएच कंसंट्रेशन है उसको कंट्रोल करता है। ईएच जो कंसंट्रेशन है, हम पीएच और ईएच दोनों की बात हम इसे पहले की क्लास में कर चुके हैं। ये वाटर जो है वो उसको कंट्रोल करता है। उसी तरह से आपका जो ऑक्सीडेशन यानी जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की सबसे मेन रोल होता है और ये 3 प्रकार से रिएक्शन के लिए उपलब्ध होता है। एक तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन, दूसरा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन और तीसरा खनिज कंपाउंड जो मिनरल के कंपाउंड है उनके ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड ट्रेशन रिडक्शन अभिक्रियाओं से जो निकलती है ऑक्सीजन उससे होता है। उसी तरह से आपका है कार्बन डाइऑक्साइड यानी जिसको आप कार्बोनेशन कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीडेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सिलिकेट को कार्बोनेट में बदलती है। कार्बन डाइऑक्साइड 2 प्रकार से उपलब्ध होती है, एक तो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से हम एसिड की बात करें, अम्ल की, तो अकार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल यानी इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड दोनों ही अपघटन की क्रिया को बढ़ाते हैं।
यानी दोनों ही जो डिकम्पोजिशन है उसकी तीव्रता को बढ़ा देते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अम्ल जो है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फाइड के ऑक्सीकरण से बनता है, और कार्बनिक अम्लों के में ह्यूमिक अम्ल का महत्व होता है, जो सतहों पर पौधों के सड़ने से बनता है। उसी प्रकार से यह आप बात कर रहे हैं केमिकल विदरिंग की। फिर है बायोजेनिक विदरिंग, या जिसको आप जैविकीय अपक्षय भी कहते हैं। जैविकीय अपक्षय जो है वो प्लांट भी करता है, एनिमल भी करता है, ह्यूमन भी करता है। अब प्लांट्स जो है वो उनकी जो जड़ें हैं वो कई बार चट्टानों और उसके आसपास जो मिट्टी है उसमें अपना स्थान बनाते हुए काफी अंदर की गहराई तक चली जाती है, जो कि चट्टानों के डिसइंटीग्रेशन का काम करती है। उसी तरह से कुछ ऐसे एनिमल या बैक्टीरियाज हैं जो कुछ एनिमल ऐसे हैं जो बिल बनाकर और उन चट्टानों में और उनके आसपास रहते हैं, उससे भी डिसइंटीग्रेशन का काम होता है। और जो मनुष्य है, ह्यूमन है, वो अपने लाभ के लिए, अपने आर्थिक संसाधन के लिए चट्टानों में अप्राकृतिक रूप से उनका डिसइंटीग्रेशन करते हैं, उनको तोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके विदरिंग का जो ये प्रोसेस है, इसमें इसके टाइप्स और इसके फैक्टर्स की हमने बात की। और इसी विदरिंग प्रोसेस से रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस, आपका मैकेनिकल कंसंट्रेशन प्रोसेस, न्यूक्लियर डिपॉजिट्स और सेडिमेंटेशन प्रोसेस, ये